ऐसी रणनीति लेकर आती है कि अप्रत्याशित रूप से सरकार बना लेती है। छत्तीसगढ़ में भी यही होता है कि नीतीश और भाजपा बिहार में एक हो जाएंगे तो उनकी सरकार बनना तय है। ये पूर्व में भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी बिहार चुनाव के सारे बड़े मुद्दों को, नौकरी टोकरी सब छोड़कर तेजस्वी यादव और विपक्ष को उठाकर घूमने लगते हैं पूरे बिहार एसआईआर का मुद्दा लेकर। बंगाल और बाकी राज्यों में चाहे दिल्ली हो, इन जगहों पर कांग्रेस को बदले में प्यार नहीं मिला है। ये भी कांग्रेस कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल है। देखिए, बिहार में भले ही ठंडी की मौसम है, लेकिन देखिए जो दही चूड़ा का मौसम है वो भी नजदीक है। यानी कि खरमास खत्म होने वाला है और बिहार की राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि खरमास के बाद कुछ खेल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो बिहार से सटे बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव तो होने ही है, उससे पहले क्या कयास लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का प्रकरण कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से दिल्ली में दावे कर रहे थे कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की हार होती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के सलाहकार ने तो लगभग ये तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री पद का वो शपथ लेंगे और दिन भी तय कर दिया था। लेकिन वो दिन भले ही ना आया हो, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार आने वाले हैं। अब इन दोनों का क्या असर पड़ेगा बंगाल में, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले क्या बंगाल में कांग्रेस का असर होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में आपने देख लिया आरोप और प्रत्यारोप ही लग रहे हैं। जो सहयोगी साथ थे वही एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अब ममता बनर्जी, बीजेपी का क्या यूएसपी होगा, बीजेपी ऐसा क्या हथकंडा अपनाएगी कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर, या ममता बनर्जी क्या ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाएंगी कि बीजेपी जो कभी वहां नहीं जीती है उससे दूर हो जाए। तो चलिए सब कुछ जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा सर, हमारे संपादक मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, बिहार की राजनीति की तो बात हो ही रही है। खरमास नजदीक है, दही चूड़ा का दिन आने वाला है और खरमास खत्म भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार के बाद अब बंगाल की राजनीति को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव की तो जिक्र हो ही रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिक्र फिर से एक बार शुरू हो गई है। क्या इन दोनों का कनेक्शन है सर बंगाल के चुनाव से? देखिए, बंगाल चुनाव में जो पैटर्न बीजेपी लेकर जाने वाली है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। जैसे कि देखिए, आपने देखा कि बड़ा चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी जी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव जैसे ही बंगाल में उसी साल होते हैं, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में उसी साल होते हैं, बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। ये कैसे होता है? ऑब्वियसली बीजेपी कोई रणनीति के साथ काम कर रही थी। हरियाणा में बीजेपी ऐसी रणनीति लेकर आती है कि अप्रत्याशित रूप से सरकार बना लेती है। छत्तीसगढ़ में भी यही होता है, दिल्ली में ऐसे ही हो जाता है। लगा सबको केजरीवाल बनेंगे क्या, भाजपा की सरकार बन जाती है। फिर सेम चीज आपने देखा था छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद बिहार में भी हुआ। बिल्कुल। मतलब बिहार का जीत इतना अप्रत्याशित था कि ये मजबूर कर देता है लोगों को, उनके विरोधियों को ये कहने में कि वोट चोरी हुई है, एसआईआर की वजह से जीते हैं। देखिए, चुनाव में जीत हार होता रहा है, एक पक्ष जीतेगा एक पक्ष हारेगा ही हारेगा। बिल्कुल। और पॉपुलर वेव जो होता है उस आधार पर तो हमारे से विश्लेषक में तो हम तो लगातार ये कह रहे थे ना, हम तो एसआईआर के पहले से कह रहे थे, हम तो बाकी चीजों से पहले कह रहे थे कि नीतीश और भाजपा बिहार में एक हो जाएंगे तो उनकी सरकार बनना तय है। ये पूर्व में भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। 2000 मतलब ये 5 से ही होता आ रहा है। और अब बंगाल की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा कौतूहल का विषय यही है कि बीजेपी बंगाल में कौन सी रणनीति के साथ जाएगी, क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, कई बार होता क्या है कि चूंकि बीजेपी इतना अच्छा कर रही है हाल के दिनों में, तो सारा का सारा श्रेय बीजेपी को ही हम दे देते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई तो केवल अपनी रणनीति की वजह से जीत गई या उसकी तैयारियां ही उसको काफी थी। नहीं, कुछ वहां लोकल फैक्टर्स भी काम करते हैं जी। फिर वही हरियाणा में, वही दिल्ली में शीश महल का मुद्दा, जेल जाना उनका, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था और उसे भी कहीं ना कहीं वहां के हाइपर लोकल मुद्दों ने भी असर डाला और बीजेपी की रणनीति उसमें एड ऑन के तौर पे काम की। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा हो, अच्छा खेलता हो, टेक्निक अच्छी हो, लेकिन उसकी एक कमी हो, वो घास वाले पिचों पर अच्छा नहीं खेल पाता हो,
तो 5-10 मैचों से लगातार अच्छा खेलता आ रहा हो, आपको उम्मीद है आज भी अच्छा खेलेगा और आज घास वाली पिच आ जाएगी, सारी तैयारियां धरी धरी रह जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि बंगाल में अक्सर यही होता आया है, बिहार में अक्सर यही होता रहा है। इस बार बिहार के चुनाव में भाजपा ने एक अच्छी रणनीति लाई कि वो अपनी पिच लेकर गई आई थी बिहार में। बंगाल में भी भाजपा ऐसा ही करना चाह रही है, ये शुरू से ही स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल, और 3 महीने के चुनाव बाद होने वाले हैं, लेकिन अभी से ये बात समझ में आने लगी है कि तैयारियां और फॉरेन फैक्टर्स दोनों बीजेपी के पक्ष में है। अब फॉरेन फैक्टर्स में क्या है, देखिए बिहार चुनाव में एक फैक्टर काम करता है। कौन सा फैक्टर? राहुल गांधी फैक्टर। राहुल गांधी बिहार चुनाव के सारे बड़े मुद्दों को, नौकरी टोकरी सब छोड़कर तेजस्वी यादव और विपक्ष को उठाकर घूमने लगते हैं पूरे बिहार एसआईआर का मुद्दा लेकर। कितना सफल रहा वो तो आपने देखा ही, महाफ्लॉप रहा। यही दिल्ली में उन्होंने किया। दिल्ली में वो इतना एडमेंट हो गए हैं कि भाई देखिए हमें केजरीवाल को किसी भी सूरत में हरा देना है, इसके लिए भाजपा जीत जाए, वो 0 पे चले जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हुआ, बिल्कुल यही महाराष्ट्र में हुआ। सीट बंटवारे को लेकर ऐसा पेच फंसाया एनसीपी और शिवसेना के साथ कि पूरा पूरा का पेच फंस गया और अंत में देखा आपने पार्टी टूट टूट के चली गई शिवसेना और उसकी। तो कांग्रेस दरअसल एक ऐसे मोड में आ गई है जहां से वो रैम्पेज मोड में विपक्षियों को, खासतौर पर छोटे दलों को निपटाने में लग गई है। उसमें कई तो उसके सहयोगी भी हैं, बिहार में तो सहयोगी थे तेजस्वी यादव, फिर भी निपट गए। और बंगाल में भी कांग्रेस कुछ ऐसा करना चाह रही है, ये मंशा उसने स्पष्ट कर दिया है। आपको याद होगा, मैं कई बार विश्लेषण में आपके साथ बोल भी चुका हूं, कल भी मैंने कहा था कि कांग्रेस भी एक बड़ा डैमेज करेगी आने वाले समय में ममता बनर्जी को बंगाल में, और उसकी तैयारी उसने कर रखी है। देखिए पिछले चुनाव में जिस तरीके से अधीर रंजन हार गए थे चुनाव, अधीर रंजन कितना सेकुलर होकर सदन में आवाज उठाते रहे हैं, ये सबने देखा है। कांग्रेस किस तरह से काम करती रही है, ये भी देखा है। बंगाल और बाकी राज्यों में, चाहे दिल्ली हो, इन जगहों पर कांग्रेस को बदले में प्यार नहीं मिला है, ये भी कांग्रेस को नहीं मिल पाया, हमने देखा है। तो आखिर उसका कारण क्या? देखिए क्षेत्रीय दल, कहीं केजरीवाल, कहीं नीतीश, कहीं ममता। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं चलेगा। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी ये समझ गई है कि जब तक इन दलों को छांटेंगे नहीं और हरा के भगाएंगे नहीं, तब तक हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से नहीं हो पाएगी और हम भी खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अपनी जगह बलि का बकरा बना दिया गया है इन छोटे दलों को कांग्रेस के द्वारा। इसी कड़ी में तेजस्वी भी मतलब निपटा दिए गए, लपटा गए, इसी केजरीवाल भी लपटा गए, इसी कड़ी में ममता बनर्जी भी लपटाने के कगार पर है। देखिए कल हमने बताया था कि ममता बनर्जी भाप गई है कि बीजेपी इस बार कुछ नया खेल लेकर आ रही है और एसआईआर से तो वोट डैमेज होगा ही ममता का, क्योंकि उनका जो मुस्लिम वोट है, अब रोहिंग्या वो भी उनको वोट करते हैं। अब कितने बाहर से आए हैं, कितना उनको वोट करते हैं, ये बेचैनी ही बता रही है उनकी इस एसआईआर को रोकने की स्थिति को देखकर। उनको ये भी लगता है कि नए वोटर्स भी बढ़ेंगे इसमें, जो उनका तो दावा ही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आकर वहां के गुंडे बंगाल में आकर बैठ गए। और उन्होंने नया एक मंत्र भी निकाल दिया है, बंगाली वर्सेस बिहारी, बंगाली वर्सेस बाहरी, मूल निवासी वर्सेस बाहरी। तो बंगाली और बिहारी की लड़ाई जहां वो कराने की कोशिश करेंगी, वहीं ये भाजपा के लिए बड़ा अच्छा होगा। भाजपा इसे सीधे हिंदू मुस्लिम के तौर पर खेल जाएगी, या भाजपा बाहरी के तौर पर बिहारियों को नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों को दिखा देगी। बिल्कुल। और जब ऐसा होगा, हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ है वो सबको ताजा है जहन में, वो याद है, बिल्कुल मॉब लिंचिंग करके जला देना इस तरह से केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू है, ये तो मतलब ऐसी पटकथा है जो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगी किसी भी स्थिति में। बिल्कुल। और इस चुनाव में इसका असर होने वाला है। और बिहार के कई मंत्रियों ने तो इस पर आज खुलकर बोला है, दिलीप जायसवाल ने कहा है। मैं मानता हूं कि देखिए कुछ तो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या जो हुई है, पिटाई जो हुई है, जो थोड़ा सा मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है, इसका नुकसान तो होगा ही होगा। ओवैसी कांग्रेस और लेफ्ट जाकर भी नुकसान करेंगे कई मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का, वो 20-25 सीटें तो तय है इस बार नुकसान होनी। उसके अलावा बाहरी वर्सेस बिहारी, या माफ कीजिए बंगाली वर्सेस बिहारी जो करने जा रही नैरेटिव, इसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करके इसका भी फायदा उठाएगी बीजेपी। तो ऐसी मुझे लगता है कि 50 सीटें इस बार बंगाल में हम तो रहेंगे, वहां लास्ट में बंगाल में आप भी रहेगा मेरे साथ। तो बंगाल चुनाव के दौरान ये 50 सीटें हॉट सीट हो जाएंगी और यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगी सरकार किसकी बनेगी। तो ममता बनर्जी इसमें फंस सकती है। लेकिन इतना ही नहीं है, एक फैक्टर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा पूरे फॉर्म में जा रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पिच क्या है,
देखिए ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं, टॉस जो जीतता है पहले वही जीतता है, यहाँ पे ऐसा भी कुछ होता है कहीं कहीं। तो कांग्रेस एक वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री होगी और 95 हार के बाद अब राहुल गांधी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 5 और राहुल गांधी का और सेंचुरी सेंचुरी पूरा हो जाएगा। जी। पीछे ही होंगे तेजस्वी यादव भी कहीं आसपास ही। लेकिन राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं कि 2029 या 30 या 27 जब भी होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तब के लिए तैयार उन्हें रहना होगा। और तब राज्यों के छोटे दल ये डिक्टेट अगर करते रहेंगे राहुल गांधी को और कांग्रेस को, तो कांग्रेस कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी, वो निपट जाएगी। इसी कड़ी में केजरीवाल, तेजस्वी, शिवसेना, अब ममता की बारी आ गई है और जैसा मैंने कहा था उसका रोड मैप बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल मौसम बंगाल का बिगड़ गया है टीएमसी के लिए। ओले, ओलावृष्टि, तूफानी हवाएं, झंझावात बंगाल की खाड़ी से बिहार होते हुए पहुंच रहा है। मतलब ये कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए टीएमसी के लोगों को। आज खबर बड़ी आई है, मौसम नूर जो कि स्टार प्रचारक थी टीएमसी की, बड़ी नेता मालदा की, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा गढ़ और उस गढ़ में भी टीएमसी की एक बहुत बड़ी चेहरा, ये राज्यसभा सांसद थी टीएमसी की तरफ से। अप्रैल में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इन्होंने छोड़ दिया है साथ टीएमसी का और ये चली आई हैं कांग्रेस में, बिल्कुल अपनी बहन के साथ। कौन है ये? इनकी मां 4 बार एमएलए रह चुकी हैं, चाचा 8 बार एमपी रह चुके हैं। मालदा जो है क्षेत्र, उससे एक बहुत बड़ी जनसंख्या इनके पक्ष में रहती है। ये पूर्व में कांग्रेस में रह चुकी हैं, वापसी की है कांग्रेस में, लेकिन अब की बार जो आई हैं तो राज्यसभा सांसद के तौर पर आई हैं। बड़ा इन्फ्लुएंस इनका इस क्षेत्र में रहता है, इसीलिए राज्यसभा टीएमसी ने भेजा था। तो इस क्षेत्र के मुसलमानों का वोट कांग्रेस के पक्ष में लाने में ये बहुत सफल होंगे। अब आप कहिए कि एगो मंत्री चल जाने से, एगो विधायक चल जाने से, राज्यसभा जाने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल बताते हैं, उसका तरीका है। देखिए अप्रैल 2026 में इनका राज्यसभा, जैसा मैंने कहा कि समाप्त होने वाला था, इन्हें दोबारा फिर राज्यसभा जाने की इच्छा नहीं है। ये चुनाव लड़ना चाह रही है और चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाह रही हैं? कांग्रेस से। मालदा से 2008 में ये कांग्रेस का साथ छोड़कर इधर आई। इसमें 20-25 ऐसी सीटें इस क्षेत्र की हैं जिस पर सीधा सीधा प्रभाव मुसलमानों का होता है और इनके खानदान का प्रभाव 10+ सीटों पर है। यानी इनके चाचा, इनके माँ का जो लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है, इनका भी लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है। इसकी वजह से मालदा का जो क्षेत्र है पूरा, जिसमें कई मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन पर सीधा सीधा असर है। इनकी जो माँ थी जी, वो रूबी नूर, वो 4 बार कांग्रेस की सीट से सुजापुर से विधायक रह चुकी हैं। इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा है उनका। उतना ही नहीं, इनके चाचा जिनका नाम अबू बरकत उलमर गनी खान, ये इनका रहा है। ये 8 बार वहां से एमपी रहे हैं और इनका भी इस क्षेत्र में लगातार पकड़ रहा है, प्रभाव है। तो इस परिवार का ना इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के सरकार में मंत्री रह चुके थे इनके चाचा। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मुसलमानों पर प्रभाव इनके होता रहा है। एक बड़ा गेम ये हुआ था पिछले चुनाव में, मैंने बताया भी था कि अधीर रंजन जो कि एक बड़े मजे हुए कांग्रेसी नेता रहे हैं, बड़े लिबरल नेताओं में से उनका नाम आया है, सेकुलर नेताओं में से, वो पिछली बार बहरामपुर से यूसुफ पठान से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे अधीर रंजन, पिछली बार जीते थे, इस बार गए तो यूसुफ पठान ने उनको हरा दिया। यूसुफ पठान टीएमसी से थे, तो यूसुफ पठान के हार जाने की वजह से कांग्रेस ने इस क्षेत्र में रणनीति अपनी बदली। बिल्कुल, और अब इस क्षेत्र से मौसम नूर को उतारने की तैयारी चल रही है। भाजपा ऑलरेडी यहाँ पे रणनीति अपनी बनाकर चल रही है, लेफ्ट अपनी रणनीतियों पर काम कर ही रही है और कांग्रेस का एकाएक मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का ये दाव 22 से 25 सीटों पर सीधा सीधा डैमेज कर सकता है टीएमसी को। क्यों ऐसा होगा? देखिए, इनके साथ इनकी जो बहन है ईसा खान चौधरी, वो भी साथ आई हैं। मुर्शिदाबाद जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, इसमें कांग्रेस लगातार जीतती रही मालदा से, वहां से इनको चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है। 2021 के बाद यहाँ पर कांग्रेस का सफाया हो गया था। क्यों हुआ था? उसका कारण है
वक्फ बिल पर, एनआरसी पर जिस तरीके से टीएमसी ने विरोध किया था, सांकेतिक नारेबाजी की थी, जिसके चलते माहौल बिगड़ा था बंगाल का, उसमें मुसलमानों को ऐसा लगा था कि कांग्रेस नहीं टीएमसी इनके लिए ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल। लेकिन टीएमसी के कार्यकाल में भी लगातार वो चीजें होती रही और एनआरसी सीए तो लगातार चल ही रहा है। कितना भी ममता बनर्जी कह दें कि हम नहीं होने देंगे, वक्फ बिल पास हुआ, अब केंद्र ट्रिपल तलाक पास हुआ, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, सीएनआरसी की बात चल रही है, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी नजर आ रही है राष्ट्रीय स्तर पर जो मुसलमानों के पक्ष में या कम से कम सीएनआरसी के खिलाफ जा सकती है। तो अब धीरे धीरे ये बात समझ आए ये हुआ कैसे शुरू, इसको तो समझना होगा। 2019 के 2016 में 13 में से 8 सीटें इस क्षेत्र की कांग्रेस ने जीती थी। 2019 में कांग्रेस दोनों सीट नहीं जीत पाई थी, जो 2 सीटें यहाँ लोकसभा की थी। और 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मालदा एक भी सीट नहीं जीती। पश्चिम बंगाल से ही कांग्रेस का सफाया हो गया, पश्चिम बंगाल से ही कांग्रेस सफाया हो गया। बिल्कुल। अब कांग्रेस लगातार इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और 2024 में लोकसभा चुनाव में मालदा दक्षिण से ईसा खान चौधरी की जीत हो गई थी, जो इनकी बहन है। इसकी वजह से फायदा हुआ कांग्रेस को और कांग्रेस ये अब मान कर चल रही है कि इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं ईसा खान जो है, ईसा खान और मौसम नूर, ये एक बड़ी रणनीतिकार हो सकती हैं। और इन्हें स्टार प्रचारक की नहीं, सुरजापुर सीट से उम्मीदवार बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए ऐसे बाहर से तो ये लग सकता है कि मौसम नूर आएंगी, क्या हो जाएगा, ऐसे तो कई नेता आते रहे, मैं फिर कह दूं, लेकिन जितनी बड़ी लेगेसी है और जितना बड़ा पारिवारिक राजनीतिक रहा है पकड़, वो इतनी आसानी से छूटता नहीं है। और जो टीएमसी के लिए इकट्ठा कर सकते हैं वोट उसको ट्रांसफर कांग्रेस की तरफ भी करा सकता है। इससे क्या होगा, देखिए मैं मानता हूं कि मौसम नूर 100% नहीं करा पाएंगे जी, लेकिन उतना करा देंगे जितना यहाँ पर ओवैसी कर पाए, जितना जनसुराज कर पाई, बिल्कुल, जितना कांग्रेस इधर उधर कर गई खेला अपने में लड़ने के चलते। तो कहीं ना कहीं बेहतर यही होता कि गठबंधन ही टीएमसी कर लेती कांग्रेस के साथ, वो ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होता, क्योंकि अब तो उसे भाजपा से भी लड़ना है, उसे कांग्रेस से भी लड़ना है। लेफ्ट का पता नहीं क्या अब तक स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि लेफ्ट से भी लड़ना पड़ेगा। और आगे चल के जो मेन वोट जिससे टीएमसी की सरकार बनने वाली थी, उस वोट में भी सीएनआरसी का डेंट अलग, एसआईआर का डेंट अलग, और ये जो रणनीति है बिहारी वर्सेस बंगाली वाली, ये भी आपको बहुत फायदा नहीं पहुंचाएगी, नुकसान ही पहुंचाएगी इससे। और कहीं ना कहीं भाजपा को हिंदुवादी सेंटिमेंट उठाने का मौका मिलेगा और चुनाव पलट जाएगा। चुनाव पलट सकता है, यानी मौसम देख के तो ऐसा ही लग रहा है, मौसम देखकर ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बंगाल चुनाव में क्या होता है, क्योंकि बिहार में भी खरमास के बाद कुछ तो होगा, लगातार ये खबरें चल रही हैं, लेकिन अब बंगाल में भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव नजदीक है और भाजपा जो है वो पूरी तैयारी में है और हथकंडे क्या अपनाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।